हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में एम्स के नॉर्थ सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं रखने जा रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा आइडिया हो जाता है आगे फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए मेरी वीडियोस पे, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपके अकॉर्डिंगली जो भी टॉपिक आप चाहते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, वो मैं लेकर आऊँ। तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्ट करेंगे। 180 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट करें। ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स फॉर एडल्ट्स। एक टेस्ट जिसमें हम ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स को जानते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है वो। तो वो कौन सा होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 इज ग्लासगो कोमा स्केल, 2 इज पेन असेसमेंट स्केल, 3 is Denver Development Screening Test, and 4 is Brune-Inks Oster-Sky Test. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, Brune-Inks Oster-Sky Test। इसको बोट्स टू टेस्ट भी बोला जाता है और इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल और एक मतलब जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को। और यहाँ पे एज जो ग्रुप है वो 4 to 21 तक लिया जाता है। तो चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में ही ये टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ग्रोस एंड मोटर स्किल्स का। क्वेश्चन नंबर 182, at what time is the insulin peak efficacy in nurse administered insulin at 9 a.m. अगर नर्स 9 बजे सुबह अगर इंसुलिन दे रही है पेशेंट को, तो व्हाट इज द पीक एफिकेसी? सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर इंसुलिन कब अपना काम करेगा? और टाइमिंग दिया हुआ है 9:15 a.m., 2 is 10 a.m., 3 is 10:30 a.m. and 4 is 12 p.m. तो इसका करेक्ट आंसर है 12 p.m., करीबन 3 घंटे के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 183, इनफिल्ट्रेशन, कूल एंड एलिवेशन पोर्शन एट फ्लूइड स्टेट। ऑप्शंस दिए हुए ट्रांसुडेट, इन्फ्लेमेशन, एडिमा एंड बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इनफिल्ट्रेशन को और एलिवेटेड पोर्शन को, जो फ्लूइड स्टेट में एलिवेटेड हो जाता है पोर्शन, उसको हम एडिमा बोलेंगे। Question number 184, a nurse is taking care of a patient with fluid electrolyte imbalance. She notices that there is redness around the cannula, IV cannula. After touching, she found out that there is tenderness and IV flow is also decreased. What is the correct interpretation of the following condition and the action? तो नर्स जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो एक क्लाइंट है उसको टेक केयर कर रही हैं और उनको दिखता है कि रेडनेस हो गई है अराउंड द कैनुला साइट एंड जब वो टच कर रही है तो टेंडरनेस है और आईवी फ्लो भी डिक्रीज हो गया है। तो उनको क्या इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ से मिलती है और क्या कंडीशन में क्या एक्शन होने वाला है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 इज द फाइंडिंग इज नॉर्मल आफ्टर कैनुलेशन एंड कंटिन्यू द आईवी फ्लूइड। हमें कंटिन्यू करना आईवी फ्लूइड को। द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है। देयर इज सेप्सिस, स्टॉप द आईवी फ्लूइड एंड रिमूव द कैनुला। The finding is abnormal, but there is phlebitis. Stop the IV fluid and remove the cannula. And the final जो दिया हुआ है वो है the finding is abnormal. Wait for the physician to provide the order. तो यहाँ पे आंसर जो 3 है, ऑप्शन 3 is the correct answer. The finding is abnormal. There is phlebitis. Stop the IV fluid and remove the cannula. Question number 185, what is the compression to ventilation ratio for an infant? इन्फेंट के लिए क्या होती है? देखो मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस देखे हैं इन्फेंट एडल्ट्स सबके लिए ही रेशियो 30:2 की है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 is 30:1, 30:2, 20:2, 30:3। तो ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer, 30:2। Question number 186, all are true about febrile seizure in children except option दिए हुए administer PCM as a part of management of febrile seizure. Option 2, risk of injury. 3 is cerebral hypoxia is evident.
and 4 is young age is not a major risk. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. यंग एज इज नॉट द रिस्क. ऐसा नहीं होता है, यंग एज में भी रिस्क हो सकता है, तो वी शुड बी विजिलेंट अबाउट फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 187, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो इमेज. तो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, यहाँ पे टीनिया ही नजर आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टीनिया कॉर्पोरिस. बेडसोर तो नहीं है, स्टीम बर्न भी नहीं है, फ्लेम बर्न भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंदर बीच में जो ये पैच हुआ है इसमें पस्ट्यूल्स भी हमें नजर आ रहे हैं. तो दिस इज टीनिया कॉर्पोरिस. Question number 188, a patient on assessment has found to have hypokalemia. मतलब जो पोटेशियम है वो कम हो गया है. Nurse is assigned to administer the which of the following intervention is not done. Options दिए हुए हैं, intake output chart monitoring. 2 is potassium IV solution should be administered only in well hydrated patients, and 3 a fast intravenous infusion, and 4 is potassium infusion administration should be through a large and high flow vein. तो अगर हाइपोकैलेमिया है पेशेंट को तो उसमें भी हम जो है पोटेशियम का फास्ट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन नहीं कर सकते हैं. तो दिस इज द पॉइंट वी कैन नॉट डू फास्ट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Question number 189, a patient has fallen from the rooftop, spinal injury is suspected. The emergency intervention in such cases include, जब स्पाइनल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं फॉल के पेशेंट को, तो क्या इंक्लूड करेंगे हम एज इमरजेंसी इंटरवेंशन. ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 जो थर्स्ट, 2 इज हेड लिफ्ट एंड चिन लिफ्ट, 3 इज बोथ ए एंड बी, एंड 4 इज CPR. तो अगर स्पाइनल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम जॉ थ्रस्ट कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए, क्योंकि वी आर नॉट टचिंग द स्पाइनल एरिया और द स्पाइनल कॉर्ड एरिया. तो अगर वहाँ पे स्पाइनल इंजरी है तो हम जॉ थर्स्ट का मैनवर अपना सकते हैं एज इमरजेंसी intervention. Question number 190, patient is undergoing blood transfusion and suddenly patient shows complaints of transfusion reaction. What will be the priority of nursing intervention? Friends, ये जो blood transfusion के questions है ये मैंने काफ़ी देखे हैं previous year question में, और जो important question मैंने discuss करे हैं उनमें भी. तो प्लीज़ मैं कहूँगी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक प्रॉपरली प्रिपेयर करिए. हो सकता है आगे आने वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए. ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, स्टॉप द IV infusion, remove the cannula, stop the IV infusion. 3 is complete the IV infusion and administer IV injection, AVIL. Then complete the IV the transfusion and discard the bag. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को. रिमूविंग द IV कैनुला इज नॉट नेसेसरी. हमें इमीडिएटली स्टॉप कर देना है इन्फ्यूजन को और IV कैनुला को इन प्लेस ही रखना है, क्योंकि अगर IV कैनुला भी रिमूव कर देंगे तो हमें जो भी इमरजेंसी ड्रग्स देने हैं वो हम नहीं दे पाएंगे. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 191, इन बर्न पेशेंट्स आइसोटोनिक फ्लूइड इज गिवन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ. A is renal failure, B2 is inadequate lung perfusion, 3 is hypovolemia, and 4 is electrolyte imbalance. जो आइसोटोनिक यानी जो हम नॉर्मल सलाइन वगैरह देते हैं पेशेंट को, आइसोटोनिक क्या होती हैं सॉल्यूशंस, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस हम देते हैं पेशेंट को वो हाइपोवोलेमिया को रिड्यूस करने के लिए होती हैं या इसके रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए होती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 192, एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर्मूला अनकफ्ड वाला फॉर चाइल्ड. अनकफ्ड एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए अनकफ्ड ET ट्यूब फॉर्मूला. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. एज इन ईयर्स ओवर 4 + 4 ये करेक्ट आंसर है. यही फॉर्मूला होता है ET ट्यूब जब अनकफ्ड यूज करते हैं हम चिल्ड्रन में. क्वेश्चन नंबर 193, मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इन ECG. MI स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो क्या फाइंडिंग के साथ होता है ECG में. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. बोथ A and B, यानी बोथ 1 and 2, A and B मैंने लिखा हुआ है. 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. ST वेव ST सेगमेंट जो है उसमें चेंजेस दिखाई देंगे और QRS कॉम्प्लेक्स में भी चेंजेस दिखाई देंगे. क्वेश्चन नंबर 194,
Which of the following food should be avoided when the patient is on MAOI? MAOI यहाँ मैं बता दूं मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, मतलब साइकेट्रिक से क्वेश्चन आया हुआ है, साइकेट्री से। सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन है MAOI। तो अगर पेशेंट MAOI पे है तो हमें किस चीज का अवॉइड करना है, किस चीज को एज फूड। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे कैल्शियम रिच फूड, टायरामाइन कंटेनिंग फूड्स, ग्लूटेन कंटेनिंग एंड एलानिन कंटेनिंग फूड्स। तो जो टायरामाइन होता है वो हाई होता है इन फर्मेंटेड फूड्स लाइक फूड लाइक चीज, रेड वाइन एंड पिकल्ड वेजिटेबल्स। तो इन सभी चीजों में एज वेल एज सर्टेन काइंड ऑफ मीट्स एंड सॉसेजेस एंड बेवरेजेस। तो जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, ओवरराइप्ड फ्रूट्स, बीन्स, बीन्स जो होती हैं वो भी काफी मात्रा में टायरामाइन रखती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं फर्मेंटेड फूड्स मेनली टायरामाइन रिच होते हैं, और अल्कोहल बेवरेजेस भी। तो अगर हमें टायरामाइन कंटेंट को कम करना है तो हमें इन सभी फूड्स को अवॉइड करना होगा। Question number 195. The doctor prescribes a patient to take inhaled beclomethasone and inhaled albuterol for the treatment of the asthma. As a nurse, how will you teach the patient to take medications properly? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एल्ब्यूट्रोल फर्स्ट, हमें पहले एल्ब्यूट्रोल लेना है, उसके 5 मिनट के बाद हमें बैक्लोमेथाजोन लेना है। जब भी हम दो जो मेडिसिन यूज करते हैं इनहेलिंग के लिए, तो हमें दोनों में 5 मिनट का डिफरेंस देना है। और ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि हमें एल्ब्यूट्रोल फर्स्ट लेना है और फिर बैक्लोमेथाजोन लेना। Question number 196. A nurse has just performed an NG insertion procedure. Most accurate method for confirming the NG tube placement is. जब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं यानी राइल्स ट्यूब, तो कौन सा बेस्ट प्रोसीजर है उसको चेक करने के लिए, उनको कंफर्म करने के लिए पोजीशन को। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो है एक्सरे। एक्सरे के अलावा हम किसी को भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन एंड चेकिंग द प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 197. Calculate the total back and one arm burn percentage. तो जो बर्न्स का रूल ऑफ 9 है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल बैक पूछा है और एक आर्म का पूछा हुआ है यहाँ पे। तो टोटल बैक हमारा 18% रहता है, यानी पोस्टीरियर ट्रंक को जिसको हम बोलते हैं, तो टोटल उसका 18% है। और एक आर्म के लिए हम 9% यूज करेंगे, तो 9% एक आर्म का और 18%, तो 27% इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये रूल ऑफ 9 भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 198. ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस परफोरेशन लेप्रोटमी सर्जरी, बहुत कॉमन सर्जरी है जो सर्जिकल वार्ड में आपको देखने को मिलेगी। Surgery is conducted, central line is administered, and in this case, what is the most important significance of the central line administration है? जब ऐसी कोई सर्जरी होती है तो सेंट्रल लाइन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला ही जो करेक्ट आंसर है वो है सीवीपी मेजरमेंट। सीवीपी मेजर ही करते हैं हम सेंट्रल लाइन से मोस्टली जब ऐसी कोई सर्जरी हो जाती है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 199. black lung disease is caused by which of the following? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं coal dust, then cotton dust, sugarcane dust and asbestosis dust या asbestosis fibers। तो फ्रेंड्स, हम नाम से ही जान सकते हैं ब्लैक लंग जो है कोल डस्ट ही होता है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 200 में एक इमेज दी हुई है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। एक पेल्विस की इमेज है। ऑप्शंस दिए हुए हैं नेगेल्स पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो जो नॉर्मल पेल्विस होता है, मैं बता दूं उसको कौन सा पेल्विस बोलते हैं? गायनेकॉइड पेल्विस बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल पेल्विस नहीं है, ये एक डिफेक्टिव पेल्विस माना जाता है जो कि कॉन्जेनाइटली डिफेक्टिव होता है, और दिस इज नॉट ए नॉर्मल पेल्विस। तो आप नेगल्स पेल्विस पे द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 201.
winging of scapula after mastectomy due to damage of which nerve? जब मास्टेक्टमी होती है, ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, तो कौन सा जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कौन सी नर्व की डैमेज हो सकता है जिससे हमें स्कैपुला पे इफेक्ट आ सकता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन 1, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 202, द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? जब प्रिवेंट करते हैं हम बीपी इंक्रीज होने को यानी हाइपरटेंशन को, तो कौन से लेवल का वो होता है प्रिवेंशन ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का? तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 203, द ड्रग प्रेस्क्रिप्शन इज 200 mcg यानी माइक्रोग्राम। Available dose for a drug is 30 microgram per 15 ml. How much ml is administered for this prescription? तो आप कैलकुलेशन के बाद मुझे बताएंगे। जो फॉर्मूला होता है हमारा डोज ऑर्डर अपॉन डोज ऑन हैंड एंड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इसी के थ्रू से फॉर्मूले को हम कैलकुलेशन को करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी 10। क्वेश्चन नंबर 204, एन आंगनबाड़ी वर्कर असेसेस द malnutrition status by, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वेट फॉर एज। एज और वेट को हम कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली हम malnutrition को स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, जो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है और हमें जिसको कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है वो होती है ओपीवी। देखो वैसे तो सभी वैक्सीन काफी हीट सेंसिटिव होती हैं और हमें मेंटेन करते हैं, प्रेस्क्राइब टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन ओपीवी जो होती है वैक्सीन विच इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो इसमें कोल्ड चेन हमें मेंटेन करनी पड़ती है टिल द टाइम वी गिव टू द चाइल्ड। तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी ओपीवी यानी पोलियो सेंटर्स होते हैं वहां तक जो मतलब डिलीवरी होती है मेडिकेशन की, वो काफी कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं वहां तक जो भी डिलीवर करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि कोल्ड चेन हमेशा मेंटेन की जाती है ओपीवी वैक्सीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 206, वैक्सीन दैट कैन बी फ्रीज्ड एंड स्टिल इट डज नॉट लूज इट्स पोटेंसी, तो इस वैक्सीन का नाम है एमएमआर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 207, which is the deactivated vaccine? Sorry friends, it's not deactivated, disactivated whole virion vaccine। तो ऑप्शन 1 is the correct answer, कोवैक्सीन जो कोविड के लिए दिया गया था हमें। Question number 208, all of the following disease fall under a National Vector-Borne Disease Control Program except, so option 4 is the correct answer, plague. Question number 209, which of the following is not included in the surgical checklist? जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होता है उसमें क्या नहीं इंक्लूड किया जाता है? तो काउंसलिंग इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 210, used needles are discarded in white puncture proof container, option 1 is the correct answer। Question number 211, red fly causes which of the following disease? तो ऑप्शंस हैं काला आजार, टाइफस फीवर, सैंड फ्लाई, लाउस। तो करेक्ट आंसर है टाइफस, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 212, इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय द मलेरिया लार्वा, ऑप्शंस हैं यूज ऑफ केरोसिन, टू इज यूज ऑफ गैम्बोज फिश, 3 is adding chemicals to bleach the water, and 4 is use of spirit। तो option 2 is the correct answer, use of gambos fish। Question number 213, in order to avoid injury in sciatica nerve during intramuscular injection, which site is avoided? कौन सी साइड हमें अवॉइड करनी चाहिए फॉर ग्लूटियल साइड के लिए, जो अगर हम शियाटिक नर्व को स्पेयर करना चाहते हैं, मतलब इंजरी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो 4th इज द करेक्ट आंसर, डोर्सो ग्लूटियल साइट, जो काफी रिस्की हो जाती है अगर हम यूज करते हैं फॉर शियाटिका नर्व। क्वेश्चन नंबर 214, द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन 1 आयरन टैबलेट फॉर मदर, जब मदर 1 आयरन टैबलेट लेती है तो कितना एलिमेंटल आयरन होता है? तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 60 mg होता है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने टोटल क्वेश्चन 33 आई थिंक डिस्कस कर लिए हैं अभी तक, तो वी विल डिस्कस मोर इन कंटिन्यूइंग वीडियोस। जो मेरी आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो आ रही हैं उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए अपनी। थैंक यू, बाय बाय।